नमस्कार। मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह। इस पाठ का हम दूसरा पाठ अब आज पढ़ रहे हैं। सत्य के प्रयोग। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पे हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इन्होंने बचपन से ही बहुत कुछ सीखा। पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं थे, किंतु फिर भी इनके अंदर आत्मबल बहुत ज़्यादा मजबूत था। देखिए, बात उभर कर के सामने आती है कि हमारे भारत पर जो अंग्रेजों का शासन था उस समय इन्होंने हमारे भारत में रहने वाले लोगों के साथ में जो अंग्रेज़ लोग अत्याचार करते थे उनका विरोध इन्होंने अच्छे तरीके से किया। ये उनके सामने अपनी बातें रखते, अंग्रेज़ लोग उन पे अमल करते, उसके पश्चात उनका समाधान होता। 1892-93 के लगभग इनको दक्षिणी अफ्रीका जाने का मौका मिला और वहाँ दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। वहाँ गोरे लोग काले लोगों पे अत्याचार करते थे, ये उनका विरोध करते थे। गोरे लोगों के द्वारा अगर गलत काम किया जाता था, जूरी या जज के सामने जब उनको पेश किया जाता, उनके भय से आतंकित होकर जूरी या जज भी उनको छोड़ देते थे। अब देखिएगा, इस तरह की समस्याएं बहुत थी। उसके पश्चात भी इन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया। ऐसे बहुत सारी बातें इन्होंने की जिसके बारे में जब ये इंग्लैंड गए पढ़ाई के करने के लिए तो वहाँ इनके मन में कई प्रकार के ख्याल आए, क्योंकि मांसाहार नहीं करते थे, साथ वाले करते थे। वहाँ का कल्चर अलग है। कल्चर को ध्यान में रखते मन में विचार किया, क्योंकि वहाँ के जीवन को ढालने वाले व्यक्ति को टाई बांधनी आनी चाहिए, फर्राटेदार इंग्लिश आनी चाहिए और कपड़े भी उनके अकॉर्डिंग पहनने चाहिए, वायलिन बजानी आनी चाहिए। इन्होंने पढ़ाई से हट करके छिछला कार्य किया। अपने भाई से जेबों में लटकाने वाली सोने की 2 चेन मंगवाई, वहाँ की ड्रेस सिलवाई, लच्छेदार भाषण सीखने की कोशिश की। ये फ्रेंच सीखना चाहते थे क्योंकि इनकी इच्छा थी कि हम पूरे यूरोप का भ्रमण करें। एक वायलिन बजाने वाली अध्यापिका से वायलिन बजाना सीखा, नृत्य करना सीखा। इनके बाल बड़े मोटे थे, घुंघराले थे, ठीक नहीं होते थे। काफ़ी देर तक आईने के सामने उन बालों को संवारना पड़ता था। इस तरह का कार्यक्रम काफ़ी दिन तक चला। किसी बेल साहब ने के कान में घंटी बजाए, कहा कि इस तरह के सभ्य बनने के लिए जो तुम छिछला कार्यक्रम अपना रहे हो, ये काम तो तुम अपने देश में भी जाकर कर सकते हो। यहाँ आप जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को आप पूरा कीजिए। ये भी कहना चाहते हैं कि एक बालक जिस आश्रम में एक बार गए, उसमें एक बालक बहुत उद्यम मचाता था, शैतानी करता था आश्रम के अंदर। वो किसी से दबता नहीं था, किसी की मानता नहीं था। एक दिन गांधी जी को गुस्सा रूल उठाकर उनके दे मारी। जब वो पीट रहे थे ये खुद भी कांप गए। इनको देख करके वे भी बहुत व्यथित हो गया। न जाने उस पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, किंतु इनके मन में बाद में भी दुविधा बनी हुई थी कि मैंने उसको पीट करके ठीक काम नहीं किया।
तो महात्मा गांधी के मन में विचार आया कि जिस काम को पीट करके नहीं बल्कि उसको स्नेह प्यार से समझाया जा सकता है। इस तरह के कई घटनाएं इनके जीवन में आई। ये कहना चाहते हैं जैसे कि आत्मिक शिक्षा किसी दबाव से नहीं दी जा सकती। आत्मिक शिक्षा क्या होती है? आत्मिक शिक्षा के बारे में गांधी जी ने बताया कि जिस प्रकार से शारीरिक कसरत करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ सुडौल और मजबूत बनता है, ठीक उसी प्रकार किसी अच्छे अध्यापक के द्वारा ही आत्मिक शिक्षा दी जा सकती है। एक बार आत्मिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वह उसको दूर बैठा व्यक्ति भी आत्मिक शिक्षा दे सकता है। बाकी ये अन्य किसी माध्यम से आत्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। गांधी जी ने जब शांति निकेतन में गए तो शांति निकेतन के अंदर वहाँ खाने का प्रोग्राम होता था। नौकर वहाँ खाना बनाते, खाना अच्छा नहीं बनता था। ये कुछ दिन वहाँ ठहरे, सप्ताह भर ठहरे। वहाँ इन्होंने कहा कि यहाँ के अध्यापक और यहाँ के विद्यार्थी मिलकर के खाना बनाए, जिससे खाना अच्छा बनेगा, सफाई से बनेगा और अध्यापकों और बच्चों के अंदर स्वावलंबन की भावना भी पैदा होगी। ये काम चलता रहा क्योंकि बहुत सारे लोग थक जाते थे, उन्होंने कभी किया नहीं था। कोई सब्जी काटता, कोई सफाई करता, कोई इस तरह से, वो सारे लोग अपने कामों में जुट जाते थे। इनको किसी काम से जाना पड़ा, उसके बाद में आगे चला कि नहीं चला वो आगे की कहानी है। किंतु इन्होंने क्या है कि उनके अंदर ये बीज अवश्य हुए कि इंसान को स्वावलंबी होना चाहिए और अपने काम को करना चाहिए। हमारे भारत के अंदर जिसको आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पूर्व यहाँ खादी का प्रचलन था। यहाँ की फैक्ट्रियाँ, यहाँ के मिल वगैरह चलते थे, किंतु उनके आने के बाद यहाँ की कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई और अंग्रेज़ों ने सब पर अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया। गांधी जी चाहते थे कि पुनः अपने देश के अंदर खादी का प्रचार प्रसार हो, अपने देश का निर्मित माल, अपने देश का निर्मित कपड़ा ही हम पहने। तो इन्होंने चरखे ढूंढने की कोशिश की, करघा ढूंढने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिली, किंतु इनको चलाने वाले नहीं मिले। धीरे धीरे उनको प्रशिक्षण दिया, खुद ने काम किया अवैतनिक। उनसे कहा गया जो भी कपड़ा बुनेंगे हम निश्चित रूप से उसको ले लेंगे, क्योंकि जो बुनकर थे विदेशी धागा जो तैयार होकर के आते थे उस धागे से कपड़े बुनने की चेष्टा करते, क्योंकि यहाँ धागा मोटा होता था, देसी धागा मोटा होता था। यहाँ की मिलें बारीक धागा नहीं तैयार करती थी। ऐसी स्थिति में वो इस धागे से कपड़े बुनना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको लालच दिया कि आपका कपड़ा बुना हुआ हम खरीद लेंगे, आपके पास छोड़ेंगे नहीं। विचारणीय बिंदु ये भी था कि जब ये लोग बहुत काम करते थे, विदेशों में जब कपड़े की डिमांड होती थी तो अंग्रेज़ लोग इनसे बहुत कपड़ा बुनवाते थे, लेकिन बदले में उनका वेतन कम कर देते थे। ज़्यादा कपड़ा बुनने की अपेक्षा ज़्यादा पैसा देना चाहिए, किंतु वो पैसा कम कर देते थे। इसीलिए ज़्यादा काम करने के पश्चात भी इनकी रोजी रोटी पर सवाल उठता था, इनकी रोजी रोटी भी दिक्कत में हो जाती थी। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने विचार किया कि जब ये मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो काम के बदले इनको पैसा निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कदम उठाया और इनके बारे में विचार किया, और विचार करने के बाद में इन्होंने उनको एक ये आज़ादी दी कि आप जो भी कपड़ा बुनेंगे हम खरीद लेंगे, मोटा हो चाहे पतला हो, हम उसको खरीद लेंगे। तो उसके पश्चात धीरे धीरे वो काम करने लगे। अब देखिएगा इस तरह से क्या है कि धीरे धीरे एक गंगाबाई नामक कोई स्त्री मिली। उन्होंने क्या है कि करघा चरखा वो सब चलाना जानती थी, वो मजबूत स्त्री थी, वो किसी भी स्थान पे जा सकती थी, उनको कोई रोक नहीं सकता था। और उन्होंने क्या है कि धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया। एक के बाद दो, दो के बाद चार, इस तरह से लोगों ने सीखा और इस तरह से ये काम आगे बढ़ा। देखेगा कि अंग्रेज़ लोग जब यहाँ रहते थे, ऐसा भी माना जाता है
कि इंग्लैंड के अंदर कपड़े के बहुत बड़े मील थी, वहाँ कच्चा माल इकट्ठा होता, तैयार माल करके सूती कपड़ा जिसको कॉटन कह सकते, विदेशों में भेजा जाता था। इसलिए अंग्रेज़ लोग भी यहाँ अपने देश के अंदर वही फसल उत्पन्न करते थे या उत्पन्न करवाते थे, फसल उगवाते थे, जिससे अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, जिसको व्यापारिक फसल कह सकते हैं, क्योंकि वही फसल ज़्यादा उगवाते थे वो खेती के अंदर, जिससे ज़्यादा फसल हो और वो अपने देश में ले जा करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। यहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा माल वो प्राप्त करते, अपने देश में ले जा करके पका हुआ माल तैयार करके वापस अन्य देशों में बेच देते थे। इंडिया को भी पका हुआ माल बेचते थे, निर्मित माल उसको बेचते थे। यहाँ से जैसे लोहा वगैरह चला गया, मशीन बन करके वापस यहाँ आती थी, इस तरह से वो अपना व्यापार बढ़ाते थे। तो देखिएगा, हम इस पाठ के अंदर महात्मा गांधी के बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या क्या, किस तरह से उनके जीवन में क्या क्या समस्या आई और उन्होंने इन समस्याओं का डटकर मुकाबला किया। तो सबसे पहले लेखक परिचय जो चल रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटेन की जो हुकूमत थी, इंग्लैंड की जो हुकूमत थी, उनके विरुद्ध वो जो यहाँ अत्याचार करते थे, उनका इन्होंने पुरजोर विरोध किया। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी, अर्थात उन्होंने जो आंदोलन किया, जो विरोध किया, उस विरोध के अंदर हिंसा नहीं थी, मारकाट नहीं थी, शांति प्रिय तरीके से, शांति से वो सारा काम निपटा देना चाहते थे, लड़ करके झगड़ करके नहीं। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। क्या करें कि 6 जुलाई 1944 को रंगून के अंदर, जो बर्मा की राजधानी रंगून है, उस रेडियो के अंदर सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता की उपमा दी कि राष्ट्र के पिता है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। पर इसके बाद में शुभकामनाएं दी और उन्होंने क्या है कि उसी समय आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस, गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा का मतलब उन्होंने जो भी काम किया उसमें हिंसा नहीं थी, मारकाट नहीं थी, इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उनका जो जन्म है वो इसके नाम से बुलाया जाता है। और ये भी देखने की बात है कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में जो कुछ किया वो ठीक किया। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस, गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। देखिएगा, दिल्ली के अंदर एक सभा चल रही थी, दिल्ली के अंदर सभा चल रही थी और उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। दिल्ली के अंदर वो जगह आज भी 30 जनवरी के नाम से प्रसिद्ध है। वो जगह है 30 जनवरी, वहाँ पर महात्मा गांधी का संग्रहालय है। वहाँ उनके जो चप्पलें, लाठी, चश्मा, उनकी पुस्तकें, जीवन में कौन कौन से आत्मकथाएं उन्होंने लिखी है, उनके कपड़े, इंग्लैंड गए, वहाँ गए, जहाँ सब चीज़ें वहाँ संग्रहालय के अंदर, गांधी जी के संग्रहालय के वहाँ मौजूद है। तो सभा चल रही थी और सभा के अंदर वो कुछ कह रहे थे। अब देखिएगा, कोई भी व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए कुछ करता है तो कुछ लोग उनका विरोध करने वाले भी होते हैं। तो नाथूराम गोडसे को इनकी बातें, इनके विचार पसंद नहीं थे। उन्होंने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दी
और वहीं गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। ये देवी रखा इसमें इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। आज भी दिल्ली में आपको मौका मिले तो जाकर देख सकते हैं। वहाँ 30 जनवरी नामक जगह है जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, जहाँ गांधी जी की मृत्यु हुई थी, कौन सी जगह है, और उनका संग्रहालय वगैरह पूरा वहीं आपको देखने को मिलेगा। गार्डन है, लोग वहाँ पर्यटक के जो पर्यटन करने जाते हैं, घूमने फिरने वाले लोग जाते हैं, वो 30 जनवरी के नाम से जा कर के वहाँ घूमते हैं। पाठ परिचय, और इसके अंदर पाठ परिचय के अंदर आप पढ़ेंगे कि इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। कुछ अंशों का संकलन है, और भी बहुत कुछ था। पाठ का सभ्य पोशाक में अंशः विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है। वहीं बलवान से भिड़ंते में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की एक हिम्मत बनता है। क्या कहा कि विद्यार्थी है ना, वो फालतू आकर्षण से बचे और बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बन देती है, कि इंसान को अन्याय से डटकर मुकाबला करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अन्याय के सामने इंसान हार जाए। आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। जिस इंसान को आत्मिक शिक्षा मिल जाती है, जिस व्यक्ति को आत्मिक शिक्षा की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति संयमित हो जाता है और अपना आत्मनिर्माण कर सकता है। उनको प्रेरणा मिलती है कि वह अपने आत्मा का निर्माण कैसे करे। यह आत्मिक शिक्षा से मिल सकती है। यह आत्मिक शिक्षा न तो कोई भजन के द्वारा मिल सकती है, न कोई प्रार्थना के द्वारा मिल सकती है। इस तरह से नहीं मिलती। आत्मिक शिक्षा एक ऐसे अध्यापक के द्वारा दी जा सकती है जो कि बच्चे के, विद्यार्थी की हृदय को टटोले, वो उस पर पूरा विश्वास करे और उसके द्वारा सही रास्ता बताने पर ही आत्मिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार से हम शारीरिक कसरत करके हमारे शरीर को सुडौल और मजबूत बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मिक शिक्षा भी उसी के अनुसार दी जा सकती है। यह आत्मिक शिक्षा हर किसी इंसान के ग्रहण करने की बस की बात भी नहीं है। हर किसी इंसान के द्वारा दी गई आत्मिक शिक्षा व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक के द्वारा ही ये आत्मिक शिक्षा दी जा सकती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार कराया। क्योंकि जब शांति निकेतन गए थे तो वहाँ शांति निकेतन के अंदर टैगोर भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन रहते थे। तो वहाँ क्या है कि विद्यार्थी और अध्यापक जब रहते थे तो खाना वहाँ नौकर बनाते थे और ये लोग काम नहीं करते थे। उसके बाद गांधी जी को जाने का मौका मिला तो गांधी जी ने उनको क्या है कि पाठ पढ़ाया, कि स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया, कि अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर के स्वयं वहाँ झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, बर्तन मांजते थे, खाना बनाते थे, बर्तनों को साफ करते थे, अनाज वगैरह साफ करते थे और आश्रम की साफ सफाई शुद्धता का काम भी वो सारे मिल करके करते थे। तो ये क्या है कि उनको पाठ पढ़ाया, जिससे क्या है कि इंसान में स्वावलंबन की भावना पैदा हो, अध्यापकों में और छात्रों के अंदर। साथ में वहाँ शांति निकेतन के अंदर जितने सारे लोग वहाँ बड़े बड़े लोग थे, उनको क्या कि पारिवारिक नाम दे रखा थे। जैसे काका कालेलकर का नाम काका निकाल दिया, किसी का मामा, किसी, इस तरह से क्या है कि वो पारिवारिक नाम उनके निकाल दिए। आज भी कालेलकर को काका कालेलकर के नाम से ही जानते थे, क्योंकि शांति निकेतन के अंदर जितने सारे लोग रह रहे थे वो पारिवारिक के जीवन जी रहे थे, पारिवारिक नाम भी उनका निकाल दिया। कुछ लोगों का पारिवारिक नाम निकाला, आगे चल करके वो नाम उनके चलते रहे, उन्हीं के नाम से उनको जाना पहचाना जाता है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्य से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसत्ता से साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म ने स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। गांधी जी मानते थे कि जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे,
जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा काम नहीं चल सकता। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे देश के अंदर कंपनियां, फैक्ट्रियां सब कुछ होनी चाहिए जिसके कारण हमारे देश का कपड़ा हम पहने। अर्थात हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। आम जनता ने भी उनकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, गांधी जी ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, तब जाकर के धीरे धीरे हमारे देश में सारी चीज़ें बनने लगी। खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। सात्विक और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित कौन करती है? गांधी जी की बातें। सात्विक इंसान को सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। और सात्विक की भोजन करने के पश्चात इंसान को जीने की प्रेरणा भी उसी से मिलती है। इंसान का जीवन भी सार्थक तभी होता है, अन्यथा मुश्किल है। आज आपका पाठ नंबर 2 है, उसका पहला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद में अगला पार्ट सेकंड चलेगा। पहला पार्ट आज संपन्न होता है। थैंक यू। ओके बाय।